Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Morning guys, my name is Akshay. I guess sir has told about me. मेरे बारे में सर ने बताया होगा. Like I have cleared several exams, but before telling me what I have cleared, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा अपने बारे में. I have completed my undergrad from GCT, Government College of Engineering and Technology, in mechanical engineering. So I was always inclined towards technical side because engineering career so थोड़ा था कि engineering field में ही जाना है. So for that, then I got placed as an intern in GradeUp. It's a study app. So I used to work there as a content developer. Content develop करता था मैं वहाँ पे, like your exams and stuff. फिर उसके बाद I decided that I should go for GATE exam. Then मैंने GATE exam 2 बार qualify किया, 2018 और 2019 में. उसके अलावा I have cleared written exam of Indian Space Research Organization ISRO. आप लोगों को पता ही होगा. एंड उसके अलावा मैंने इंडियन रेलवेज का प्री मेंस दोनों क्लियर किए हैं एंड अभी मुझे पोस्टिंग मिली है इंडियन रेलवेज में एज अ जूनियर इंजीनियर. एंड मूविंग ऑन, बहुत डाइवर्स है पॉलिटी बिकॉज मुझे मिला है. सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिवाइड किया है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैचुटरी बॉडीज जो कि सिलेबस में नहीं है. सो बट आपको काफ़ी सोर्सेज पे मिलेंगे, बट आपको बिल्कुल सिलेक्टेड एंड बिल्कुल डायरेक्टेड स्टडी करनी है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट अभी कंपटीशन इतना स्टिफ हो चुका है. एवरीवन इज पुटिंग हेल लॉट ऑफ एफर्ट. सो आई गेस स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमारी फैकल्टी, हमारी पूरा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाएगा. इसके अलावा हमने आपका सिलेबस जिस हिसाब से डिवाइड किया है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स. सो बिफोर आई शुड कंटिन्यू, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ द टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू पीपल टू गो ऑन एंड फॉर टू बिकम सक्सेसफुल वन शुड लाइक हिंज विद द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे तुम किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाओ, कहीं भी पढ़ लो, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. मूविंग ऑन, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आई, क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों हमारे कंट्री में किंग का सिस्टम नहीं है, एवरीथिंग आई विल टेल यू वन बाय वन. मूविंग ऑन, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी फनी स्टोरी थी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी केम अराउंड 1600, लाइक 1599 के करीब आई. 1600 में हम इसको ले लेते हैं. सो जब कंपनी आई उस टाइम पे जहांगीर का रूल था. सो जहांगीर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन था. ही वॉज सो फाउंड ऑफ पेंटिंग्स. वो पेंटिंग का बड़ा शौक था, पेंटिंग का शौक था और थोड़ा वाइन का भी शौक था उनको. सो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान लेना था ताकि वो अपनी एक कंपनी सेटअप कर पाए हमारे भारत में, देन ईस्ट इंडिया कंपनी केम एंड दे आस्क्ड फॉर फरमान, लेकिन जहांगीर सर स्ट्रेटली रिजेक्ट कर गए. एंड द रीज़न इज कि उनकी कोर्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे तब, he just came up and take his sitting in front of Jahangir, and that too without the consent of him. So जहांगीर थोड़े नाराज हो गए. जहांगीर बोले कि भाई ये थोड़े होता है, मैं तुमको फरमान नहीं दूंगा, जाओ. ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, वो नाराज होके
उदास होके चले गए। देन नूरजहां, जो कि जहांगीर सर की वाइफ थी, उन्होंने बताया कि सर को स्कॉच का बहुत शौक है, पेंटिंग्स का बहुत शौक। ईस्ट इंडिया कंपनी गई वापस ब्रिटेन, वहां से पेंटिंग्स लाई, स्कॉच लाई, सर खुश हो गए, दे दिया फरमान। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी set up their system, and rest is history. We all know. So moving on, there are so many things which are covered in the background, but I guess that will be covered in your history background. वो आपकी हिस्ट्री सेक्शन में आपको बता देंगे, बट आपको मैं स्टिल थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ जो कवर हुई है, जो आपको अपने सर से पूछनी है, हिस्ट्री वाले सर से। सो मैं आपको बता देता हूँ, जब कंपनी आई, कंपनी स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग, पहला कंपनी ने सेटअप कहाँ करा, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। सो दो रूल थे, एक था कंपनी रूल, मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी रूल, और एक था क्राउन रूल। जो आपको पेजेस हमने खाली छोड़े हैं, सर ने जैसा मुझे बताया था, स्टार्टिंग के 4 पेजेस छोड़े थे, आप उस समय ये चीज़ें लिख सकते हो कि ये आपको पूछनी है अपनी हिस्ट्री चीज़ें टीचर से। सो कंपनी रूल वॉज फ्रॉम 1773 टू 1858, 1773 to 1858, and Crown Rule was from 1858 से 1947। अगर मैं अभी इसकी निटिग्रिटीज में गया तो आई गेस आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये हिस्ट्री सेक्शन में कवर हो जाएगा। बट मैं आपको स्टिल थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब कंपनी रूल आया उसमें काफ़ी एक्ट आए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया 1781 का, उसमें उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, और उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके अलावा चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। इस तरह एक्ट आते गए एंड देन क्राउन रूल केम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आई गेस आप लोग नोट कर रहे होंगे मेरे साथ। सो जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं कवर कर सकता हूँ, बट आई गेस ये आपको अपने हिस्ट्री टीचर से पूछना चाहिए, बिकॉज दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो मूविंग ऑन, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस एक्ट एक्चुअली डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट: फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था, प्रोविंस होते थे, जैसे मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, और ये प्रोविंस लिस्ट में, फेडरल लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में इसने पावर्स को वेस्ट किया, और रेजिडुअरी जो मतलब जो पावर जिन पे डिसीजन नहीं ले पाते थे वो इन्होंने अलॉट कर दी विसरॉय को। सो मूविंग ऑन, अब आपको हम अपना जो मेन कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आपका पहला टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट देयर। सो मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे एक्ट हैं इसमें, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सब आप चीज़ें अपने हिस्ट्री टीचर से पूछना। लेट्स कम टू द पॉइंट विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, बिकॉज ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, बट वी शुड ओनली कंसंट्रेट व्हाट्स आस्क्ड इन द एग्जाम। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। हमें देखना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो it was actually in 1934 the idea of constituent assembly for India, जो मतलब आइडिया तब 1934 में आइडिया आया कि हमारी जब आज़ाद हो जाएंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और ये पहली बार आइडिया लाया किसने, इट वाज एम एन रॉय, एम एन
रॉय, जो आपको स्टार्टिंग के 4 पेजेस खाली लिखे हैं उसमें आप लिख सकते हो द आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट गिवन बाय एम एन रॉय. ही वाज अ रिनाउंड लीडर एट दैट टाइम. सो इन्होंने पहली बार ये आइडिया लाया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने देश के लिए जब हम आज़ाद हो जाएंगे एक होनी चाहिए. फिर 1935 में ये एम एन रॉय ने 1932 में आइडिया लाया. जैसे कि मैंने आपको बताया 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए कि दे आस्क्ड द ब्रिटिशर्स दैट कि उनको हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करनी चाहिए. और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने on the behalf of Indian National Congress he declared that the constitution of free India must be framed without outside interference. कि मतलब बाहर के किसी इंसान की नोकझोंक के बिना हमारे इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम होनी चाहिए जो कि इलेक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. मैं आपको बताऊंगा एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होगा, बट जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ये सब चीज़ों का. सो अब कॉम्पोजिशन में आपको बताता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या. ये मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो हम पढ़ना है जिसके लिए वो है क्या. सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में एक लॉ है. एक्चुअली अगर इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको बताऊं, यू शुड नोट डाउन दिस डेफिनेशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टैब्लिश द फाउंडेशन कैरेक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है. सो मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है, ये सब हम कवर करेंगे, डोंट वरी. मूविंग ऑन, आई विल टेल यू व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देयर आर सो मेनी टर्म्स बट as our syllabus is limited to constituent assembly, I should tell about कि constituent assembly पहली बार constitute हुई थी 1946 नवंबर में. नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी. पहला सेशन जो कि आपके नोट्स में होगा, जैसे कि सर ने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. सो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सेशन हुआ, मतलब पहली बार जब लोग मिले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, you should remember the date. It's quite often asked in exams, especially in exams like CDS, NDA. So 9 December 1946, the first session, mark my word, the first session where the Constituent Assembly held its first meeting. So, but इसके दौरान there was a party that time, Muslim League, आप लोगों को सुना होगा, बट उन लोगों ने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी थी. दे बायकॉटेड इट बिकॉज वो इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए. सेपरेट स्टेट इन द सेंस कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए जो कि आज पाकिस्तान कहलाती है. सो उस टाइम पे दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय अराउंड 211 पीपल, 211 पीपल अटेंडेड दिस मीटिंग. आई गेस यू पीपल शुड बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश. अगर नहीं होंगे तो आप बताना, मैं हिंदी में काफ़ी बता सकता हूँ आपको. सो अब सिंपल सी बात है कि कोई मीटिंग हो रही है, सो कोई मीटिंग का हेड भी होगा. सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर अमंग दैट ग्रुप. जो मीटिंग में लोग आए थे उनमें सबसे उम्रगर्ज इंसान थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. और इन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब असेंबली का हेड बनाया गया उस टाइम पे, बट ये टेम्परेरी बेसिस पे. Then the fact that you should remember and can be asked in the paper is that Dr. Rajendra Prasad was the first person who was elected as the first vice president and first president of the assembly. अब प्रेसिडेंट है तो जाहिर सी बात है वाइस प्रेसिडेंट भी होगा कोई असेंबली का. सो यू शुड रिमेंबर द नेम, दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नेवर नो, आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं. सो लेट मी राइट HC मुखर्जी
वीटी कृष्णा माचरी, इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, इन दोनों को. सो इन शॉर्ट द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट. सो मूविंग ऑन, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. सो मूविंग ऑन December 13th 1946, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये डेट दिख रही है. सो मूविंग ऑन, जैसे कि हमने बात करी, ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में मूव करे. अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होते हैं? सो एक्चुअली इट्स अ फिलॉसफी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है. सो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. सो मेन पॉइंट जो थे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, वो थे कि एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक, सॉवरेन और रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए. सो यू कैन राइट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सोवियत, सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री. और इसके अलावा इंडिया में फेडरल सिस्टम होना चाहिए. अब आप जानना चाहेंगे कि फेडरल सिस्टम कैसे है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेट में भी सीएम होता है और सेंटर पे पीएम होता है. स्टेट में स्टेट लेजिस्लेशन होती है, असेंबली कहते हैं उसको, एंड पार्लियामेंट में आपकी लोकसभा होती है. सो जो सेंटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वही स्टेट लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसे हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर. सो उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स थे जो कि मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ, बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं विच कैन हेल्प यू इन यूपीएससी मेंस बट नॉट इन सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम्स. सो इसमें है कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कि आप अपनी मर्जी का काम कर सकें, आप अपनी मर्जी के भगवान को मान सकें. ये सब एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल था इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का. सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. अब प्रेम्बल क्या है? अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आपने किसी बच्चे को समझाना है कि भाई प्रेम्बल क्या है, सो प्रेम्बल कुछ नहीं है, इट्स अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल एक समरी, जैसे आप लोग पढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स, एक पूरी मोटी सी बुक की एक सिंपल एक पेज पे एक समरी है. दैट्स वी कॉल्ड एज प्रेम्बल, एक लेमैन लैंग्वेज के टर्म्स में. नाउ मूविंग ऑन द ये सब मैं आपको फिर से बताऊंगा, बट अभी आई गेस जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, थोड़ा ओवरव्यू देना है मुझे आप लोगों को, मैं वो दे देता हूँ. अब 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम हो गया. मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी आर लाइक ऑलवेज होल्डिंग फॉर कि कब बनेगी कब बनेगी कब बनेगी, बन गई. 26 नवंबर 1950 में बन गई. सो इट वॉज इनैक्टेड, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड. इट वॉज एक्चुअली इनैक्टेड इन 26 नवंबर 1949, जो कि डेट हमने नोट्स में नहीं ऐड किया, यू शुड नोट इट. 26 नवंबर 1949 we accepted the constitution, and in 26th Jan 1950 we implemented it. और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज उस टाइम पे इलेक्शंस नहीं हुए थे. सो हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, हम उन्हीं को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर करते थे टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जब तक कि नई इलेक्शन ना हो जाए. और जो पहली इलेक्शन हुई हमारी वो ही 1951 1952 में. आप ये डेट्स आपकी स्क्रीन पर मेंशन है. सो अब खर्चा कितना हुआ? अभी इस सब में इतने लोग लगे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, रोज उनका आना जाना. अब इस पूरे प्रोसीजर में, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमने खुद से दिमाग लगा के नहीं बनाई है, वी हैव टेकन द आइडिया फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, फ्रॉम एग्जांपल यूएस, ब्रिटेन, कनाडा. हमने उनसे क्या क्या लिया है मैं आपको बताऊंगा. अब टोटल एक्सपेंडिचर तकरीबन 64 लाख के करीब इतना खर्चा आया था. नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा पहला टॉपिक था, सही जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. 26 नवंबर 1949, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि
तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर ली कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है 26 नवंबर 1949 में वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स हैं. नाउ द नंबर ऑफ स्केड्यूल्स हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैव इंक्रीज्ड. सो हु इज द ड्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप सबको जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आइडिया हो गई. डॉक्टर अम्बेडकर. टू बी ऑनेस्ट, अम्बेडकर वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी. अम्बेडकर साहब ने इकोनॉमिक्स की डिग्री करी है, एंड दैट टू फ्रॉम अ कोलंबियन यूनिवर्सिटी. एंड उसके अलावा अम्बेडकर सर ने ब्रिटेन में जाके पढ़ाई करी है. सो ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस है, बट द टाइप ऑफ हार्ड वर्क ही हैज़ डन, ये थोड़ा मोटिवेशनल है. बिकॉज जैसा हमारा सोसाइटी था उस टाइम पे, अगर आप बाहर जाके इतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड रिसीव कर रहे हो, सो यू शुड बी इंकरेज्ड. एंड मूविंग ऑन, अम्बेडकर साहब हमारे चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के. मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी इन द सेंस होगी कि जिस कमेटी ने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करी है, जो आपके आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, वो सब इसी कमेटी ने फ्रेम करे. डॉक्टर अम्बेडकर को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो कि मतलब चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ही है, जो लेकिन लेमैन लैंग्वेज के टर्म्स में मे भी एग्जाम में कभी पूछ लें, तो ये नाम है उनका, यू शुड नोट इट. मॉडर्न मनु. याद रखिएगा ये नाम, मॉडर्न मनु उनको बुलाया जाता था. उसके अलावा एक और चीज मैं आपको जो बताना भूल गया, वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पार्लियामेंट में पढ़ा कब गया. कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, बट फर्स्ट रीडिंग ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कब हुई थी? सो रिमेंबर द डेट, दैट डेट वाज 4 नवंबर 1948. रिमेंबर दिस डेट, ये फर्स्ट. सो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, मॉडर्न मनु. इवन दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता एग्जाम में पूछ ले, यू नेवर नो. So you must remember this name, Modern Manu. So January 26 was specifically chosen for the date of commencement. मतलब 26 जनवरी ही क्यों चुनी हमने डेट? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 26 जनवरी ही क्यों चुनी हमने डेट. हम 24 चुन सकते, कोई और डेट चुन सकते थे. इसके पीछे एक रीजन है. बिकॉज अगर आप बैक डेट जाएंगे 1930 में, 1930 में हमारे हिस्टोरियन, हमारे लीडर्स ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी. सो and that was 26 November 26 December 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए हम लोगों ने ये डेट चुनी थी. बट आफ्टर हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे. सो 26 जैन 1952 में हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया, मतलब स्टार्ट करा. हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी वो बनी. And then after the constitution make its pivotal role in all the discussions we are here with. So moving on, अब उसके हिसाब, अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन से थे, तो मैं आपको बता देता हूँ. इस पूरे में जो हमने पढ़ा अभी तक, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुई, पहला सेशन कब शुरू हुआ, और उसके अलावा हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, जैसे कि आपको ना पता ही है, अम्बेडकर साहब. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस हम बात कर लेते हैं, कि जैसे कि नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल फ्लैग जो कि आपको पता ही है, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, इनकी डेट्स आप रिमेंबर कर लीजिएगा, जो कि आपकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइडेड है. और 1950 में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ऑल्सो चुना गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बट वो टेम्परेरी बेसिस पे थे, बट परमानेंट पे देन राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया. और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर ऐसे पूछी नहीं गई है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या होता था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी, मतलब ये सब बैठते थे, तो इसे चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, मतलब तुम्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करना है, कोई लॉ नहीं बनाना, मतलब तुम्हें कोई रूल नहीं बनाना है, तुम्हें कोई नया आर्टिकल नहीं ऐड करना है, कोई फंक्शन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर सिंपल बैठनी है, तो उस टाइम पे कोई मतलब तुम्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेना है, कोई कॉल लेनी है कि कुछ इम्पोर्ट कर, मतलब बाहर की कंट्री से कुछ रूल लेने हैं, ये सब नहीं, कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन.
तो उस टाइम पे चेयर करते थे, लाइक हेड रहा करते थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती थी, मतलब कुछ लॉ बनाना है, तो उस टाइम पे हमारे हेड रहा करते थे जीवी मावलंकर। सो आप लोग ये नाम नोट जरूर कर लिएगा, एक सेकेंड, ये नाम जरूर नोट कर लिएगा, जीवी मावलंकर। तो आप लिख सकते हैं कि वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, तो जीवी मावलंकर साहब तब इसको हेड करते थे। रिमेंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको उस टाइम पे हेड नहीं करते थे, जीवी मावलंकर साहब इसको एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के टाइम पे इसको हेड करते थे। ये आपको जो 4 पेजेस दिए हैं उसमें आप ऐड कर सकते हो कि वेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जीवी मावलंकर यूज्ड टू हेड इट, or whenever the constituent assembly met as a constituent body, then Dr. Rajendra Prasad used to head it. उसके अलावा मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने बताया ये सब रोल्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, उसके बाद नेशनल एंथम अडॉप्ट किया। बट इससे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्या स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो 389 वाज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द टाइम इट वाज फ्रेम्ड, और इसमें से 296 वर एलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया इन द सेंस कि जो उस टाइम पे राजों के कंट्रोल के अंदर नहीं था, इट वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। और इसमें थे 296 ब्रिटिश इंडिया के अंडर, और 93 सीट्स थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, मतलब जिनको किंग रूल किया करते थे, जैसे कि उस टाइम पे राजस्थान, J&K। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा इस सब फिगर को। उसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है मेजर कमिटी और उसके चेयरमैन। सो मूविंग ऑन, बट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस चीज़ के या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में थे जो कि ब्रिटिश इंडिया से आते थे, इनमें क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब ईच कम्युनिटी के। सो वोटिंग उस टाइम पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हुआ करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें 296 थे ब्रिटिश इंडिया और 93 थी प्रिंसली स्टेट्स। सो अब इसमें क्या होता था कि जो आपकी सीट्स एलोकेट की थी ब्रिटिश प्रोविंस में, मतलब जो 296 सीट्स में, उनको मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, मतलब हिंदू इन द सेंस उसमें आप जनरल ले लो, एक्सेप्ट मुस्लिम और सिख, मुस्लिम और सिख को छोड़ के क्रिश्चियंस इंक्लूडेड एक्सेट्रा। सो 3 में डिवाइड करते थे हम, जनरल, मुस्लिम और सिख, और इन तीनों में ब्रिटिश इंडिया की जो स्ट्रेंथ थी उसको डिवाइड किया था। अब इन तीनों कम्युनिटी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता था। ठीक है, अब इन रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते थे बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, मतलब सब लोग जैसे हिंदू हैं सब, तो वो एक एक वोट देंगे अपना, सभी अपना जो उस कम्युनिटी ने अपना जो लीडर चुने। इस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ बनी थी 296 एंड 93 फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में या तो किंग खुद हो सकता था या तो कोई अपॉइंट करता था अपना ही बंदा। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर द फिगर 389, 296 एंड 93। सो मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं मेजर कमिटी जो बनी थी एंड चेयरमैन की। दो दे आर सेवरल कमिटीज, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब हमने कवर करी। सो यूनियन पावर कमेटी, जो कि आपकी जवाहरलाल नेहरू सर ने कवर की थी। सो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी नेहरू ने की थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में आपके जो प्रोविंसेस की कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट करनी थी उससे रिलेटेड थी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर, जैसे कि हमने बात की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट की। उसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा काफ़ी कमिटीज़ हैं इस तरह से, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज कमेटी। बट ये सब कमिटी जो हमने आपको प्रोवाइड करी है नोट्स में, जैसे कि स्टेयरिंग कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और इसके अलावा थोड़ी माइनर कमिटीज़ भी हैं, जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मूविंग ऑन, जैसे कि मैं ये सेशन रैप अप करना चाहूँगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। सो जैसे कि हमने बात करी कमिटीज़ एंड चेयरमैन, आई गेस ये आप याद रख लीजिए, इन्हीं में से एक ना एक आएगी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट हुई, हु वाज द चेयरमैन, एंड कब इनैक्ट होने के बाद इम्प्लीमेंट हुई, एंड पहला सेशन कब हुआ, पहली रीडिंग कब हुई, ये सब डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रूल क्या थे, जैसे कि नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट करा। फिर उसके अलावा मेंबर्स कितने थे, और वो प्रिंसली स्टेट से कैसे इलेक्ट होके आते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, जो कि मैंने आपको बताया कि 1% एक वोट देगा एक फैमिली से। तो उसके अलावा 93 प्रिंसली स्टेट्स में या तो किंग खुद है या तो उनका आगे वाला उसने मतलब अपनी मर्जी से कोई बंदा अपॉइंट किया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली में इन्वॉल्व है। और उसके अलावा हमने बात करी कि आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से आया, एम एन रॉय सर ने किया। फिर 26th डेट हमने क्यों चुनी, हमने वो आपको बताया। उसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई। सो आई गेस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेंगे जितना पूछेंगे। सो मूविंग ऑन एंड थैंक यू। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूँ, लाइक 296 93, अब एक्चुअली ये सीट्स एलोकेट की थी पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे कि मान लो यूपी है, उसको 10 सीट्स मिली और जम्मू कश्मीर को सिर्फ 2 ही सीट्स मिली। जाहिर सी बात है यूपी की पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ये सीट्स अलॉट की थी। तो इस हिसाब से 296 मेंबर पूरे कंट्री के अराउंड ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो थे वो बन पाए, एंड 93 वर इन द प्रिंसली स्टेट। और फिर जो सीट्स अलॉट हुई थी उनके जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम एंड जनरल मुस्लिम एंड सिख कम्युनिटी, उनके जो लीडर थे या जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, पार्ट बनाया गया। एंड देन as we all know, the constitution was framed and the rest is history. Goodbye. जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.